हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब जीव जनन कैसे करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, जीव जनन कैसे करते हैं। इसके बारे में डिटेल से हम समझने वाले हैं, तो बने रहिए लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। चैप्टर कहता है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि जीव जनन कैसे करते हैं। सर जीव जनन कैसे करते हैं, ये ठीक है, ये चैप्टर कह रहा है, इसके बारे में जानेंगे, ये चैप्टर बताएगा। लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि जीव जनन करते क्यों, कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो हम देख लेंगे, लेकिन हमें यही नहीं पता कि जीव जनन क्यों करते हैं। ठीक है सर, ये भी ठीक है, लेकिन सर हमें तो ये भी नहीं पता कि जनन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तभी मैं आया हूं आपके सामने बताने के लिए। ठीक है, क्या बताने के लिए आया हूं कि जनन क्या होता है, जनन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं, तो सब्र रखिए थोड़ा और स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये देखिए चैप्टर हमारे से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि जीव जनन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे रिप्रोड्यूस मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें अगर रिप्रोडक्शन का मतलब ही समझ में नहीं आएगा तो ये चीज तो इम्पॉसिबल है समझना कि जीव जनन करते क्यों है या जनन होता क्या है। यस या नो? तो हमें ये चीज समझनी सबसे पहले कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, मतलब जनन की बात कर रहा हूं। हिंदी मीडियम वाले सुने कि जनन बोल रहा हूं, रिप्रोडक्शन का मतलब जनन। ठीक है, कि इस वजह से रिप्रोडक्शन का मतलब है कि अपने समान संतति उत्पन्न करना। हिंदी में बता रहा हूं कि अपने समान संतति उत्पन्न करना, कि अपने समान एक ऑफस्प्रिंग, कोई पेरेंट होता है वो अपने समान एक ऑफस्प्रिंग बनाता है, एक प्रोजेनी बनाता है। उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। सर क्या ये जो डेफिनेशन है ये पर्याप्त है लिखने के लिए? बिल्कुल पर्याप्त। आप लिख दीजिए, कुछ चिपका दीजिए जहां पर भी आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखना हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने समान, अगर कोई ऑफस्प्रिंग बना रहा है, कोई प्रोजेनी बना रहा है, प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग मतलब कोई संतति बना रहा है, अपने समान जीव बना रहा है, उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारे पास में, होता है कि सर रिप्रोडक्शन समझ में आ गया हमारे को कि अपने समान ऑफस्प्रिंग बनाना, प्रोजेनी बनाना रिप्रोडक्शन है। लेकिन ये पूछ रहा है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। लेकिन सर हमें ये बताइए कि जीव जनन क्यों करते हैं। बिल्कुल बात सही है, क्वेश्चन तुम्हारा जायज है पूछना कि सर ये जो जीव है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये रिप्रोड्यूस करते ही क्यों है। क्या रिप्रोडक्शन जो है वो एक एसेंशियल प्रोसेस है? क्या एसेंशियल प्रोसेस है? यस, एसेंशियल प्रोसेस है। कुछ बोलेंगे हाँ सर एसेंशियल प्रोसेस है। नो, एक एसेंशियल प्रोसेस नहीं है। सर एसेंशियल प्रोसेस क्या होती है? एसेंशियल प्रोसेस वो होती है जो हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, हमारे लिए हेल्पफुल होती है। या तो मैं बात कर रहा था एसेंशियल प्रोसेस की। एसेंशियल प्रोसेस वो प्रोसेस जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, जरूरी है। सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सभी प्रोसेस एसेंशियल प्रोसेस के अंदर आती है। क्या रिप्रोडक्शन है? कोई जीव है वो जनन नहीं करेगा तो मर जाएगा क्या? अरे कोई रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो मर जाएगा, लेकिन बताइए देखिए रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो मर जाएगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस जीव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो। मतलब ये प्रोसेस एसेंशियल प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस एसेंशियल प्रोसेस नहीं है। सर ठीक है, आप बोलते हैं कि ये प्रोसेस एसेंशियल प्रोसेस, मैं नहीं बोलता है, ये सब चीजें रिसर्च बोलती है, किताब बोलती है कि ये एसेंशियल प्रोसेस नहीं है।
तो अगर असेंशियल प्रोसेस नहीं है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता क्यों है भाई, जनन क्यों करता है भाई? जनन करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म को, एक जीव को बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो फिर वो रिप्रोडक्शन करता क्यों है, इतनी ऊर्जा व्यर्थ करता क्यों है? तो इसका आंसर सोचिए जरा, क्या हो सकता है? इसलिए करता है क्योंकि उसे अपनी स्पीसीज बनानी है, उसे अपनी जाति बनानी है, अपनी जाति का एग्जिस्टेंस इस अर्थ पर रखना है, इस अर्थ पर अपनी जाति का, अपनी स्पीसीज का एग्जिस्टेंस रखना है। तब वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। क्योंकि अगर आप ये सोचे ना कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती तो जो आप इतने जीव देखते हो आसपास वो आपको दिखते क्या? आज आप मानते हैं जो पॉपुलेशन है बहुत तेज गति से बढ़ रही है, ह्यूमन की पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन बढ़ पाती है क्या अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता? तो इम्पॉसिबल है ना। तो मतलब रिप्रोडक्शन है तब ये सभी जीव हमारे जो आसपास के एनवायरनमेंट में जो जीव हमें दिखते हैं ना, जो ऑर्गेनिज्म हमें दिखते हैं, वो ऑर्गेनिज्म इस रिप्रोडक्शन के द्वारा ही बनाए गए हैं। यस या? तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है सर? स्पीसीज को बनाए रखने के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किस लिए? स्पीसीज को बनाए रखने। स्पीसीज मतलब होता है जाति, जाति को बनाए रखने के लिए ये रिप्रोडक्शन जरूरी है। स्पीसीज को बनाए रखने के लिए ये रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, ओके सर, स्पीसीज को बनाए रखने के लिए जरूरी, इतनी बात क्लियर है। लेकिन जीव जनन क्यों करता है ये पता चल गया, जनन क्या होता है, लेकिन क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है ये भी पता चल गया। ओके, इतनी बात क्लियर आपको? तो बहुत बढ़िया। लेकिन सर ये जो जनन होता है, इस जनन के अंदर कुछ वेरिएशन भी प्रेजेंट होती है। बिल्कुल होती है, वेरिएशन की बात भी मैं करने वाला हूं। लेकिन सर ये जनन जो होता है उसके अंदर कभी कभी हमने देखते हैं कि दो जीव भाग लेते हैं, दो जीव भाग लेते हैं, एक जीव भाग लेता है। तो ये किस प्रकार का कॉम्बिनेशन है वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप ये सोचिए कि जो आप इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन यहां पर देख रहे हैं, आपको पहचानना है, कोई भी ऑर्गेनिज्म आपके सामने कोई जीव खड़ा है, पहचानना है ये कौन सा जीव भैया, कोई ह्यूमन को खड़ा कर दिया भाई, मनुष्य जाति का व्यक्ति है भैया, तो मनुष्य जाति का व्यक्ति है, यही कहोगे ना, ये तो नहीं कुत्ते जाति का व्यक्ति है, ये भाई कुत्ते जाति का व्यक्ति, मनुष्य जाति का व्यक्ति हो तो आप किसी कुत्ते को खड़ा कर, आप डॉग को खड़ा कर देंगे तो हाँ ये डॉग है, मतलब कुत्ते जाति का है, डॉग जाति का है, डॉग स्पीसीज का है, जाति का स्पीसीज का, तो यही कहोगे। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो जीव, हाँ ठीक है देख लिया आपने, देख के बता सकते हो ये जीव कौन सी स्पीसीज का है, बता दो क्या, क्लियर है बात? देख के बता सकते हो। लेकिन आप ये बताइए क्या उसे ऑर्गेनिज्म को देखना पर्याप्त है? क्या देखना क्लियर है? आप देख के बता दिया ठीक है ये ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन स्पीसीज का, ह्यूमन स्पीसीज का, ठीक है, लेकिन इसकी गहराई में और जाइए, किसके ह्यूमन, कौन से ह्यूमन कहा गया? क्योंकि हमारी एक फैमिली है ना, हम ये देखते हैं कि हमारे दादाजी है, हमारे पिताजी है, हमारे फादर मदर, ये सब चीजें है कि हमारे फादर है, हमारी मदर है। किसी को फादर मदर तो नहीं कह सकते ना, क्यों कह रहे हैं? सोचने का प्रयास कीजिए, क्यों कह रहे हैं? इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि उनसे हम बने हैं, मतलब वो पेरेंट है, हम प्रोजेनी है, तो उनसे हम बने हैं, मतलब सर कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर सिमिलरिटी है, बिल्कुल है। लेकिन सिमिलरिटी सर पड़ोसी से भी, मतलब क्या है? सिमिलरिटी देखने में सिमिलरिटी है, लेकिन तुम्हारे जो अंदर का जो जीनोम है, जीनोटाइप है, जो जीन है, जो डीएनए है, उसके अंदर सिमिलरिटी नहीं है, वो अपने पेरेंट्स से मिलेगा आपको। मतलब किसी जीव को पहचानने के लिए, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट लुढ़क गए हैं कि सर क्या ही बता दिए, थोड़ा गहराई में जाकर के मैंने समझाने की कोशिश की है। हो सकता है कि टॉपिक, ये जो बातें मैंने आपको कही है ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है कि सर क्या ही बता दिए, और अगर समझ आ रही तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो वो ऑर्गेनिज्म है, वो पेरेंट है, उन पेरेंट से हमारे अंदर कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, तब वो हमारे पेरेंट है, मतलब उनके अंदर से हम बने, उनसे हम बने। कैसे पता लगेगा सर? कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी अपने केस देखते हैं कि किसी का बच्चा खो गया, सपोज कीजिए बच्चा खो गया, अब दो पेरेंट है,
वो डिमांड कर रहे हैं कि ये तो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, साइंस आ चुकी है, साइंस आ चुकी है, रुक जाइए। साइंस आ चुकी है, साइंस बताएगी किसका बच्चा है। सर साइंस कैसे बताएगी? पहले राजा महाराजा के जो होते थे उनके पास ले जाया जाता था कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। उनके पास कोई सुविधा थी नहीं, उस समय कहाँ उपलब्ध थी ऐसी सुविधा। आज साइंस ने जो इम्प्रूवमेंट किया है, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का जो विकास किया है, जो डेवलपमेंट है इसके अंदर, उस वजह से हम कह सकते हैं भैया साइंस आ चुकी है। सब्र रखिए, कुछ ही समय में आपको पता चल जाएगा किसका बच्चा है। अब उस बच्चे का जो डीएनए है, उस बच्चे का डीएनए देखा गया कि इसके अंदर हाँ, और दो पेरेंट जो डिमांड कर उनका डीएनए लिया गया, उनका डीएनए इस बच्चे का डीएनए मैच किया गया, पता चल गया कि पेरेंट कौन है, जिसका ज्यादा सिमिलर वो पेरेंट है। ये सही होगा? तो यह है किसी जीव को, किसी स्पीसीज को, किसी ऑर्गेनिज्म को देख करके तो आप बता सकते हो कि ह्यूमन स्पीसीज का है, लेकिन प्रॉपर बताने के लिए आपको उसके पेरेंट की आवश्यकता पड़ती है। यस या नो? पेरेंट की आवश्यकता पड़ती है। पेरेंट की आवश्यकता पड़ती है तब आप उसको प्रॉपर तरीके से बता पाते हो कि हाँ ये इसके पेरेंट है, इसके पेरेंट है। लेकिन सर ये इंफॉर्मेशन है आई कहां से, पेरेंट से आई कैसे, हमारे अंदर आई कैसे, ट्रांसफर कैसे हो, ये भी जानना हमारे को। तो ये भी जानना, तो ये बता रहा हूं मैं आपको कि अपनी जो सेल होती है, एक कोशिका होती है, एक सेल होती है, सपोज कीजिए कोशिका होती है, और सपोज क्या कीजिए होती है, तो है कि नहीं, सेल होती है, न्यूक्लियस देखिए कहां बना है, सेंटर बनाते हैं इसको। नहीं कुछ स्टूडेंट बड़ा मान रहे हैं सर कहीं न्यूक्लियस बना दिया, तो सर न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए होता है। वो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। क्या होता है? डीएनए होता है। ओके, आपने कहा हमने बना दिया। वो कहते हैं ना, आपने बुलाया हम चले आए, तो आपने कहा हमने बना दिया। सर दो होते हैं क्या? नहीं, बनाने समझाने के लिए बता। अब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिया मतलब आपके अधिकतर क्वेश्चन बन चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, अधिकतर क्वेश्चन बन चुके हैं। फोड़ दोगे आप? फोड़ने के लिए यहां पर देखिए, सामने देखो, सामने देखो इधर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। सर क्या नाम ले ली, पता ही नहीं जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तभी तो आया मैं बताने के लिए। जेनेटिक मटेरियल इस न्यूक्लियस के अंदर है, जेनेटिक मटेरियल। सब जेनेटिक मटेरियल क्या मीन से, जेनेटिक मतलब ये हुआ कि जेनेटिक मटेरियल है वो मटेरियल है जो हमारे पेरेंट्स से हमारे को इन्फॉर्मेशन ला के देता है। जो इन्फॉर्मेशन लेकर के आता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स से लेकर के आ रहा है, इन्फॉर्मेशन सोर्स से, क्या है भैया? इन्फॉर्मेशन सोर्स, इन्फॉर्मेशन सोर्स। यस या नो? इन्फॉर्मेशन सोर्स जेनेटिक मटेरियल। सर जेनेटिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन सोर्स, तो मतलब ये हुआ कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन लेके आने का काम पेरेंट्स से कौन करता है? डीएनए करता है। सर डीएनए करता है, हमारे को पता है, श्योर है, डीएनए करता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर डीएनए क्या होता है? डीएनए मीन्स होता है कि डीएनए की सबसे पहले फुल फॉर्म बताएंगे। डीएनए फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए फुल फॉर्म क्या होती है बताओगे? डीएनए फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक होता है आरएनए, उसका भी बता देता हूं। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। यस या नो? इतनी बात समझते हो आप सभी कि सर डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, सूचना लाने वाला होता है, और डीएनए होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, एनी डाउट? ठीक, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। अगर इतनी बात आप सभी को क्लियर है तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर इन्फॉर्मेशन सोर्स आपने बता दिया डीएनए है, ठीक है, ओके ओके सर, ठीक है। लेकिन सर एक बात बताइए हमारे को कि जो इन्फॉर्मेशन सोर्स डीएनए है, इन्फॉर्मेशन लेके कैसे आता है, इन्फॉर्मेशन देता कैसे, आगे हमारे को पास कैसे होता है, पता कैसे चलता है, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जब वो इन्फॉर्मेशन लेकर के आएगा उसके जीन के अंदर, वो डीएनए जो है ना, उसके जीन के अंदर। सर जीन क्या होता है? लोग तो मालूम, जीन बताऊं तुम्हारे को,
जीन भी देखो क्या होता है, क्या याद रखोगे तुम भी। देखो इधर सेगमेंट ऑफ डीएनए, क्या चाहता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। सर डीएनए का छोटा टुकड़ा, यस बिल्कुल सही सोच रहे हो। सेगमेंट ऑफ डीएनए मतलब डीएनए का छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बताओ, देखिए जीन कहलाता है। क्या कहलाता है, जीन। सर क्या ये सभी शब्द हमें जानना जरूरी है, क्या अगर ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना तो जानना जरूरी है, क्योंकि जो 8th चैप्टर है 9th चैप्टर है उसका कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर तो बताया जाएगा और ये तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। अगर दोनों चैप्टर समझ नहीं है तो ये बेसिक तो समझना ही पड़ेगा आपको। बेसिक पता नहीं है तो फिर आगे का कैसे पढ़ोगे। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है। सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन कह दिया, जीन कह दिया सर, ठीक है ओके सर। सर ये जीन क्या करेगा, डीएनए जब आएगा पेरेंट से डीएनए आएगा, सर डीएनए कैसे आता है ये भी बताने वाला हूं, ये भी बताने वाला हूं। जब मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस होता है तो आप सभी जानते हैं कि मेल से आता है स्पर्म आता है, फीमेल से आता है ओवम, दोनों फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, यस या नो। और जाइगोट बनता है तो मेरे पास में इंफॉर्मेशन आती है स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम और ओवम के अंदर 23 क्रोमोसोम। आधे स्टूडेंट के ऊपर से निकल गया, डिटेल बताता हूँ, देखो डिटेल बताता हूँ। छाप लेंगे इसको, छापने का मतलब इसको रखो तुम छाप लेंगे, क्योंकि ये चीजें आपको याद दिलाएगी हाँ हमने पढ़ा था। और जब तक लिखोगे नहीं तब तक पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, तो लिखना जरूरी है। तो हम कह रहे थे कि जीन होता है, डीएनए होता है, किस प्रकार से इंफॉर्मेशन लेकर के आता है। आप जानते हैं कि मेल जो होता है, अब आगे देखिए मेल ही नहीं पता क्या होता है, मेल पुरुष, पुरुष मेल, ठीक है। मेल के अंदर जो गेमेट होता है स्पर्म होता है, मेल के अंदर जो गेमेट होता है वो स्पर्म होता है। बहुत बढ़िया, स्पर्म होता है। सर गेमेट क्या होता है, ये बहुत अच्छी बात है तुम्हारी। गेमेट क्या होता है, जो स्पर्म होता है ना इसको गेमेट कहते हैं। अच्छा इसी को गेमेट कहते हैं, अच्छा 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 ठीक है सर ओके। दूसरी बात करता हूं मैं फीमेल की, फीमेल की बात करता हूं। फीमेल से आता है ओवम, ओवम मतलब ये क्या है सर, ये भी गेमेट ही है। गेमेट मतलब क्या, ओवम। सर आपने दोनों जगह गेमेट कहा है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम इसको मेल गेमेट कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हो। इसको फीमेल गेमेट कह सकते हैं क्या, यस या नो, बिल्कुल कह सकते हो। इसको मेल गेमेट कह सकते हो, इसको फीमेल गेमेट कह सकते हो, यस या नो, एनी डाउट, नो ओके। आगे चलते हैं, तो यहां पर देखिएगा आप मेल गेमेट कह दिया, इसको फीमेल गेमेट कह दिया। अब जब फ्यूजन होता है दोनों के बीच में, आई इधर आता है मेल गेमेट, इधर आता है फीमेल गेमेट, दोनों आकर के मिल जाते हैं और एक प्रोसेस होती है जिसके क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जब इनको बीच में हो जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद में हमारे पास बनता है जाइगोट। सर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों मिल जाते हैं ना तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन, और क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट हमेशा याद रखना, जाइगोट वन सेल होता है। क्या होता है, जाइगोट वन सेल होता है। सर यहाँ पर 2 सेल थी तो 1 सेल कैसे हो सकता है, ये बात भी सही है तुम्हारी। मैंने कहा इसके अंदर 23, इसके अंदर 23, दोनों मिलकर के बनाएंगे 46 और 46 की देखिए इधर 46 की क्या होगी, 1 सेल। क्या होगी, 1 सेल। मतलब ये सेल कैसी होगी, 2n, और ये सेल कैसी है, n, ये कैसी है, n मिलेगा तो क्या हो गया, 2n हो गया। क्या हो गया, 2n हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा तो आगे समझ आ जाएगा। ये वाली चीज तो समझ आ गई ना, इतनी समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो ये होता है इंफॉर्मेशन सोर्स, ऐसे आता है हमारे यहाँ, तो बहुत अच्छी बात है ये बात अगर आपको समझ में आ रही। लेकिन सर डीएनए आया, ठीक है सर डीएनए बताइए हमारे अंदर, हमारी सेल है ना एक कोशिका होती है, एक कोशिका के अंदर डीएनए जो है ना
वो कितना होता है? 46 क्रोमोसोम होते हैं। हाँ ठीक है, 46 होते हैं। और ये सेल बना देता हूँ। 46 क्रोमोसोम है, तो जब ये डिवीजन करेगी, डिवीजन मतलब बंटवारा, विभाजन, तो फिर क्या ये 23 की कोशिका बनेगी? नहीं, 46 की बनेगी। कितने की बनेगी? 46 की। सर यहाँ पर तो 23 की बन रही है और यहाँ पर 23 की बननी चाहिए, बात सही है। लेकिन जब 4 सेल 4 कोशिकाएं बनती है तब जा करके बनती है 23 की। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 कोशिका बन रही है, मतलब 46 की। आपने पढ़ा है माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है कि 4 सेल बनती है, 4 सेल। तो यहाँ पर जब 4 सेल बनेगी ना, तो 4 सेल बनना होगा तो ऐसे बनेगी 23, और इसके अंदर 23, इसके अंदर 23, इसके अंदर 23, ऐसे बनेगी 4 सेल। सर ये ठीक है, और ऐसे बनती है क्या? हाँ। ये क्या हमारी बॉडी के अंदर होता है कि सब कुछ प्रक्रिया बिल्कुल होती है। ये 46 वाली एक से डिवीजन जो होता है जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। एक मियोसिस होती है, माइटोसिस। माइटोसिस से 2 सेल बनती है, जो हमारी कायिक कोशिकाएं होती है, वेजिटेटिव सेल होती है। जो हमारी कायिक कोशिका मतलब जैसे हमारी स्किन की कोशिका, अंगुली कोशिका है, हाथ की कोशिका, जो भी कोशिकाएं हैं, जो भी कोशिका प्रेजेंट है, उन सभी के अंदर के सब वेजिटेटिव डिवीजन होता है। और जो हमारी सेक्स सेल, जो सेक्स के बारे में निर्धारित करती है और जो इन्फॉर्मेशन लेकर के जाती है, वो सेल के अंदर मियोसिस होता है। और वो 4 सेल का निर्माण करती है, जिसमें से एक सेल यहाँ से आ गई, एक सेल यहाँ से आ जाती है, और दोनों सेल मिल जाती है, और 23 का पेयर मिलता है, और 46 बन जाता है। इस प्रकार से ऐसा होता है। तो 46 यहाँ पर हो जाता है। लेकिन सर ये 46 हुआ तो यहाँ पर इस प्रकार से मान लीजिए डीएनए था, तो 46 आया कैसे? ये तो समझा रहा हूँ। होता क्या है डीएनए, ये जो डीएनए होता है ना, ये खुल जाता है। फिर खुल जाता है, ठीक है। खुल जाके क्या करता है? खुल के क्या करता है? ये अपने समान एक कॉपी बनाता है। क्या बनाता है? कॉपी बनाता है। क्या बनाता है? अपने समान एक कॉपी बनाता है, अपनी ही जैसी कॉपी बना लेता है। भाई पहले कितने डीएनए मेरे पास में? एक स्ट्रैंड तो यहाँ गया, ये वाला एक यहाँ गया, एक वाला यहाँ गया, फिर अपने समान बना लिया, तो 2 डीएनए हो गई। तो एक इस कोशिका में, एक इस कोशिका, बताओ 46 हुई, एक नहीं हुई? वो एक नहीं हुई, हो गई ना। इस प्रकार से सर एक बात बताइए, यहाँ पर अगर डीएनए हम एक कोशिका के अंदर रख दें और एक डीएनए को बाहर रख दें, तो कोशिका काम करेगी। लेकिन वो क्या बार बार जो डीएनए है हम कोशिका के बाहर रखे हैं, वो काम करेगा क्या? क्योंकि आप तो कह रहे हैं डीएनए आता है, डीएनए आता है, डीएनए आता है। बिल्कुल डीएनए आता है। फिर डीएनए तो होता है, फिर डीएनए तो काम करेगा। मतलब डीएनए तो करता है, भाई बॉडी बना रहा है, अपने शरीर बना, यहाँ पर कहानियां लगी हुई है अपने। कुछ चीजें हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स से हमें मिली हुई है, मतलब डीएनए सब कुछ बना रहा है, हमारी पूरी बॉडी का निर्माण कर रहा है, डीएनए के द्वारा हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर इंफॉर्मेशन थी, प्रोटीन बन रही थी, और हमारी बॉडी के अंदर निर्माण हो रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए सब कुछ काम कर लेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। डीएनए के साथ में उसके काम करने वाले मेंबर भी तो होने चाहिए। डीएनए अकेला काम नहीं करेगा। डीएनए को काम करने के लिए डीएनए के पास में डीएनए तो होना ही चाहिए। अरे डीएनए तो होगा ही होगा, लेकिन कोशिका बाहर रख दिया ना डीएनए को, वो काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसके साथ में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मतलब किसी को काम करवाने के लिए हमें एक कोशिका बनाने के लिए डीएनए चाहिए प्लस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। हमारे को क्या चाहिए? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। किसी प्रकार की कोशिका को काम करवाने के लिए हमारे को डीएनए और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, तभी जाकर के वो काम कर पाएगी। ये कह रहा है ये डीएनए और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा ना हमारे पास में, तभी जाकर के एक सेल बन पाएगी, एक कोशिका बन पाएगी, जिसे हम जाइगोट कह रहे हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? इसके साथ में कॉम्बिनेशन बनाएगा। कॉम्बिनेशन बना करके अलग अलग प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन जैसे पदार्थ बनाने के लिए यहाँ पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना कंपलसरी है, तभी जाकर के एक सेल एग्जिस्ट कर पाएगी, नहीं तो ये सेल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात। कॉम्प्लिकेटेड बात है, इस वजह से मुझे लगा कि शायद इस बातों को धीरे धीरे समझाना चाहिए, और मैंने वही किया है। हर चीज को समझाने की कोशिश की है, हर एक शब्द को बताने की कोशिश की है कि हर बात आपको समझ में आए। अगर ये बात समझ में आ गई है, मतलब ये है कि आगे का चैप्टर आपके लिए ऐसे हो जाएगा, मतलब चुटकियों में होने वाला है। देखिएगा कैसे होता है। आगे वाला जो चैप्टर है
अगर ये चीज समझ लिए, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आएगा ही नहीं। सिंपल सिंपल सी परिभाषा ही आएगी, सिंपल सिंपल डेफिनेशन आएगी, उनके बारे में आपको जानना है, उनके एग्जांपल्स याद करने, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा कैसे होता है। सेल हो गई, इतनी बात क्लियर है। अब मैं बात करूंगा वेरिएशन की। किसकी बात करूंगा? वेरिएशन। सर व्हाट इज वेरिएशन? वो तो बताने वाला हूं आपको। व्हाट इज वेरिएशन? व्हाट इज वेरिएशन? सर व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन टॉपिक हमारा वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन? सर वेरिएशन का मतलब है कि बदलाव, चेंज जो होता है उसे कहते हैं वेरिएशन। मींस क्या हुआ? किसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे अंदर कोई बदलाव आ रहा है उसे वेरिएशन कह रहे हैं। आज हम यहाँ पर ह्यूमन जो है इस अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं और कहते हैं कि एग्जिस्ट कर रहे हैं आज इस अर्थ पर। ह्यूमन का राज है क्योंकि इसके अंदर इतनी पावरफुल माइंड है, इस वजह से ये अपने ब्रह्मांड पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर राज कर रखा है। कुछ ये भी सुना आपने कि कुछ समय पहले इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। आज उनकी प्रजाति नष्ट होने की वजह से, क्योंकि उनमें बहुत पावरफुल थे वो, जिसमें सबसे ज्यादा पावर होगा वो इस अर्थ पर क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, राज करेगा। पहले डायनासोर करते थे, आज ह्यूमन करता है क्योंकि इसके पास में वो पावर है, वो माइंड की कैपेसिटी है, अनबिलीवेबल चीजें इसके पास में है और ये ऐसी आविष्कार कर पा रहा है। तब जाकर के यहाँ पर इसका एग्जिस्टेंस बना हुआ है। इसके पास में एक मैजिक है। अगर इस अर्थ पर ऐसी कोई चीज आ जाती है जो इससे भी जबरदस्त हो और इससे भी ज्यादा इसके अंदर मैजिक हो और कुछ ऐसी चीजें जो जैसे कि अनप्रेडिक्टेबल कह सकता हूं मैं, अनप्रेडिक्टेबल मतलब जिसके बारे में कभी सोच ही नहीं सकते, ऐसी चीजें अगर करने वाली कोई प्रजाति यहाँ पर जन्म ले लेती है, विकसित हो जाती है, मतलब हुआ कि वो इस अर्थ पर राज करेगी और इसे तो कहते हैं वेरिएशन। आज ह्यूमन माइंड है, आप जानते हैं कि ह्यूमन माइंड एक बहुत ही जबरदस्त माइंड है। इसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है, बहुत सी चीजें सीखी जा सकती है और नए नए आविष्कार जो हो रहे हैं इस ह्यूमन माइंड की वजह से ही हो रहे हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब पहले का समय हुआ करता, लाखों करोड़ों सालों पहले, जब ह्यूमन का आविष्कार होने वाला था, जब इसका वेरिएशन आ रही थी, इसके अंदर इवोल्यूशन हो रहा था, इवोल्यूशन मतलब विकास हो रहा था, ये बढ़ रहा था, एक स्टेज आगे आगे बढ़ रहा था, तब क्या इसके अंदर ऐसी प्रकार की माइंडसेट था? नहीं, आज था, लेकिन पहले इसके अंदर ऐसा माइंडसेट नहीं था, ऐसा पावरफुल दिमाग इसके पास में नहीं था। आज इसके पास में वो पावरफुल दिमाग है क्योंकि इसके अंदर आई है वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स ये हुआ कि उसके अंदर आने वाला चेंज, उसके अंदर आने वाला बदलाव, वो जो अपने एनवायरनमेंट के अनुसार इसको अपने आप उसके अनुसार ढालता जाए, उसके अनुसार उसको बनाता जाए, उसे कहते हैं वेरिएशन। एक सेल है, एक बैक्टीरिया है, कोशिका है, एक व्यक्ति है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो अपने आप को एक गर्मी के मौसम में भी अपने आप को एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी अपने आप को एग्जिस्ट कर पाएंगे, वहां पर रह पाएंगे। यस, ये बात आप भी जानते हो। कुछ व्यक्ति ऐसे, मान लीजिए लाखों की जनसंख्या में हजारों व्यक्ति ऐसे हैं, लाखों की जनसंख्या में हजार व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने आप को एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर में, इसको मैं कह दूं कि सर अगर मैं 60 डिग्री से टेम्परेचर ले लूं तो काम चल जाएगा क्या? ले लीजिए आप, इसके अंदर एग्जिस्ट कर पाएंगे। लेकिन इस 1000 के अलावा सभी जीव नष्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या ये 1000 यहां पर एग्जिस्ट कर पा रहे हैं? यस, कर पा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि ये इसके अलावा 1000 के अलावा यहाँ पर जो भी जीव, जो भी ऑर्गेनिज्म मौजूद है इस अर्थ पर, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसके अंदर आएगी वेरिएशन। क्या आएगी? वेरिएशन। इस 1000 के अंदर क्या आएगी? वेरिएशन आएगी। वेरिएशन मतलब ये हुआ कि वो अपने आप को, अपनी बॉडी को कुछ समय बाद में उस टेम्परेचर के अनुसार ही बना लेगा। ये क्या हो गई? वेरिएशन, बदलाव आएगा उसके अंदर। और यही वेरिएशन हमारे अंदर आती गई, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता गया, क्योंकि इस टेम्परेचर, इस एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस हैं वो बदलती गई और डेवलप होता गया इंसान। और आज भी ये सभी चीजें चलती जा रही है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हमारे को ये सब चीजें नहीं दिखती है, हम देखते हैं वेरिएशन हमारे को दिखे, हम इस पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन देखना चाहते हैं। तो वेरिएशन अगर आप देखना चाहते हो तो एक बात ध्यान रखिएगा, वेरिएशन देखने के लिए, वेरिएशन होने के लिए लाखों करोड़ों सालों का समय लगता है, जो आपके लिए जीना पॉसिबल नहीं है। तो आप वेरिएशन नहीं देख सकते। तो वेरिएशन क्या है? इसी वेरिएशन होती है, धीमी गति से होती है। क्या इसमें छोटी होती है? छोटी नहीं होती है, धीमी होती है।
धीरे धीरे होती है, स्लो होती है, स्लो प्रोसेस है वेरिएशन, कोई फास्ट प्रोसेस नहीं है आज पैदा हो गया कल वेरिएशन हो गई, ऐसा नहीं है। एक स्पीसीज है, उसको वेरिएशन लाने में, उस स्पीसीज के अंदर वेरिएशन आने में लाखों सालों का समय लगता है, वेरिएशन आने में, उसमें बदलाव आने में। वो बहुत सालों में दिखता है, एक साथ नहीं दिखता है। ठीक है, इसे कहते हैं क्या? वेरिएशन। उसके अंदर आने वाला बदलाव, उसके अंदर आने वाला चेंज, उसके डीएनए के अंदर आने वाला चेंज, वो है वेरिएशन, वो है वेरिएशन। इतनी बात क्लियर है? एनी डाउट, कोई समस्या? आगे चलनी चाहिए, आगे चलनी चाहिए क्या? आगे चलाते हैं चैप्टर को, हमारे को स्टार्ट करना आगे। वेरिएशन का मतलब समझ में आया ना आपको? अब स्टार्ट करना है हमें रिप्रोडक्शन। 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप होता है? 2 टाइप का। टू टाइप का होता है रिप्रोडक्शन। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल में डिफरेंस क्या है, ये आपको मैं समझाने वाला हूं। उससे पहले, सबसे पहले हम बात करेंगे, या मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूं आपको। 1 मिनट रुकिएगा। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूं आपको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है एक नई ऑफस्प्रिंग, नए जीव बनाने के लिए, इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, नया जीव बनाने के लिए, उसे क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशंस आती है लेस होती है, क्योंकि यहाँ पर 1 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, और जहाँ पर 1 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा, आप खुद से सोचिए, वहां पर वेरिएशन बहुत कम आएगी, बदलाव बहुत कम आएगा। और जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वहां पर 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे और वहां पर वेरिएशन ज्यादा आएगी, क्योंकि डीएनए 2 जगह से आता है, 23 गुणसूत्र 2 जगह से आते हैं, जब मिलते हैं तो वेरिएशन आती है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन हाई होगी, ज्यादा होगी। यस या नो? ओके, अगर आपको इतनी बात क्लियर है एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में, अगर आपको इतनी बात क्लियर है एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में, तो हम बात करते हैं सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके बाद में बात करूंगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बात करूंगा यूनिसेलुलर की। किसकी बात करूंगा? यूनिसेलुलर की बात करूंगा। इसकी बात करूंगा, यूनिसेलुलर की बात करूंगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर के अंदर मैं बात करूंगा किसकी बात करूंगा? मैं बात करूंगा फ्यूजन की। फ्यूजन, व्हाट इज फ्यूजन? फ्यूजन का मतलब होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म 2 और मोर देन 2 सेल एंड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, बनाता है। जब कोई ऑर्गेनिज्म 2 और मोर देन टू ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, बनाता है, तो इस प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फ्यूजन कहते हैं। इस प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। नंबर 1, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन मतलब है द्विखंडन, फ्यूजन मतलब है विखंडन, और बाइनरी फ्यूजन मतलब है द्विखंडन। और आगे मैं बात करूंगा यहां पर मल्टीपल फ्यूजन, और आगे बात करूंगा मैं बडिंग की।
मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ फिजन मतलब हुआ विखंडन की, और यहाँ पर बाइनरी फिजन मतलब है द्विविखंडन की, मल्टीपल फिजन मतलब है बहुखंडन की, बंडिंग मतलब है मुकुलन की। यहाँ पर सर फिजन के एग्जांपल, जो इसके एग्जांपल, इसके एग्जांपल, इसके एग्जांपल, वो आप लिख सकते हैं फिजन के अंदर। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है? बाइनरी मतलब टू, बाइनरी मतलब होता है टू, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके अगर टू ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं ओनली, ऐसे के अंदर टू ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं ओनली, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को बाइनरी फिजन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ एंड अमीबा एंड लेशमानिया। देखिएगा बाइनरी फिजन के अंदर मैंने 4 एग्जांपल लिखे हैं, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, इसके बारे में ठीक है, आपने डायरेक्टली एग्जांपल लिखने, कुछ नहीं पता। अमीबा, एनी प्लेन, इसका जो डिवीजन होता है ना, होता है एनी प्लेन। क्या होता है? एनी प्लेन होता है। एनी प्लेन, इसका जो डिवीजन होता है एनी प्लेन, किसी के अंदर भी, किसी भी डिवीजन के अंदर इसका एनी प्लेन, किसी भी प्लेन के अंदर इसका डिवीजन हो सकता है, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, किधर से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन इनके अंदर प्लेन जो होता है फिक्स होता है। एनी प्लेन पढ़िएगा, किताब में कह रहा है। लेशमानिया, इसका प्लेन सर एनी होता है या फिर निश्चित प्लेन होता है। वन प्लेन, एक प्लेन होता है किसका? लेशमानिया का, ये बीच में से डिवाइड होता है। आपको बुक के अंदर डायग्राम दे रखा है लेशमानिया का। इसकी फिक्स जो होती है बाइनरी फिजन जो होता है तरीके से होता है, मतलब ये हुआ कि इसका जो प्लेन होता है वो निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। इतनी बात क्लियर है। आगे बात करूंगा एग्जांपल की, मल्टीपल फिजन की। इसकी बात करूंगा मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे फिजन। नो, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है मल्टीपल फिजन के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, वो प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरियन परजीवी जिसे हम कहते हैं, वो प्लाज्मोडियम में डिवाइड होकर के एक शीट बनाता है। मतलब एक कोशिका उसकी, सपोज कीजिए उसके अंदर रिप्रोडक्शन होना था, तो क्या होता है कि इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियस और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं ना, वही अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, सेल्स का निर्माण करते हैं, जो एक नया जीव बनाएगी, एक नया जीव में परिवर्तित हो जाती है, और इसके बाद एक आवरण पाया जाता है जिसे हम सिस्ट कहते हैं, और इसके अंदर अनेक सेल्स का, अनेक ऑर्गेनिजम्स का इसके अंदर, सिस्ट के अंदर डेवलपमेंट हो जाता है। और जैसे ये सभी सेल्स, ये ऑर्गेनिज्म परिपक्व हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तब ये सिस्ट ब्रेक हो जाता है, और उस समय ये जो सिस्ट से निकली हुई जो कोशिकाएं हैं, ऑर्गेनिज्म है, ये बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। ये होता है मलेरियन परजीवी के अंदर, इसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। यहाँ पर मल्टीपल फिजन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है कितने ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बन रहे हैं। इसका नाम यहाँ पर एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, दूसरी बात करूंगा मैं यहाँ पर बडिंग की। बडिंग होता है यीस्ट के अंदर। बडिंग का मतलब आप सभी जानते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके सरफेस, उसकी बॉडी से अगर कोई बड निकल जाए, उसकी बॉडी से कोई बड निकल जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। बड निकल जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। और वो बडिंग जो होती है यीस्ट के अंदर पाई जाती है। सर यूनिसेलुलर के अंदर बडिंग, तो आप देख रहे हैं यीस्ट के अंदर, क्योंकि यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है, एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है यीस्ट, और जिसके अंदर बडिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बडिंग पाई जाती है। आगे बात करूंगा सर, अब किसकी बात करोगे आप? मैं बात करूंगा मल्टीसेलुलर की। किसकी बात करूंगा? मल्टीसेलुलर की। मैंने यूनिसेलुलर की बात कर ली है, अब बात करूंगा किसकी? मल्टी सेलुलर की। नंबर 1 मल्टीसेलुलर के अंदर, नंबर 1 है मेरे पास में मल्टी सेलुलर के अंदर है नंबर वन, फिर से बोल रहा हूं, नंबर 1 फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कौन सा है? फ्रेगमेंटेशन। इसके एग्जांपल भी लिखने हैं हमने, इस वजह से थोड़ा ऊपर लिखता हूं। फ्रेगमेंटेशन, खंडन। एक नाम सुना होगा आपने, स्पाइरो वगैरह का। सर नहीं सुने, कोई बात नहीं बेटे, जानते हो आप, टेंशन मत लो। स्पाइरो
तब नहीं जानते हम, जानते हो बेटा, मैं कह रहा हूं ना जानते हो। कभी आपने एक जगह जब पानी भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो आप देखते हैं कि वहां पर एक काई जैसी संरचना, ग्रीन कलर की संरचना आ जाती है, उसे क्या कहते हैं भैया? स्पायरोगायरा। एल्गी कहते हैं मेनली। वो क्या होता है? स्पायरोगायरा होता है। स्पायरोगायरा के अंदर क्या क्वालिटीज पाई जाती है? जब उसकी बॉडी जो होती है अलग अलग टुकड़ों में टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो उसके अंदर रीजनरेशन करने की, या रीजनरेशन नहीं कहूंगा, वो जो टूटा हुआ खंड होता है, जैसे ये होता है स्पायरोगायरा, ऐसा होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि ये स्पायरोगायरा जब ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। क्या बना सकता है? नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकता है, जिसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंट्स में टूट जाना। और फ्रेगमेंट्स में टूट जाने के बाद में एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेना क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, जो किसके अंदर पाया जाता है? स्पायरोगायरा के अंदर पाया जाता है। दूसरा है मेरे पास में मल्टीपल फिजन के अंदर रीजनरेशन। क्या है? रीजनरेशन। रीजनरेशन किसके अंदर पाया जाता है? रीजनरेशन पाया जाता है प्लेनेरिया के अंदर। मतलब क्या होता है उसका मतलब भी आपको बताने वाला हूं मैं। एंड हाइड्रा के अंदर रीजनरेशन एंड हाइड्रा, सॉरी, रीजनरेशन प्लेनेरिया और हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। मतलब ये हुआ कि जब इस ऑर्गेनिज्म के, हाइड्रा या प्लेनेरिया को, आप इस ऑर्गेनिज्म को जब काट देते हो, जब आप काट देते हो, तोड़ देते हो, तो इसमें होता क्या है कि ये ऑर्गेनिज्म एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करने की इसके अंदर कैपेसिटी पाई जाती है, और ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। कहीं से भी आप काट दो, इसको तोड़ दो, तो उसके अंदर क्या पाई जाती है? नया ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नया ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर आपको? लेकिन सर एक बात बताइए, जब रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया के अंदर, क्या प्लेनेरिया को हम काटेंगे नहीं? सपोज को तोड़े नहीं, इसको काटे ही नहीं, तो नहीं काटे तो क्या जलन नहीं करेगा? करेगा। कौन सी विधि से करेगा? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है प्लेनेरिया के अंदर, या पढ़ोगे आगे जा करके, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा, आपने तोड़ दिया, काट दिया, तो प्लेनेरिया में वैसे दो प्रकार से रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक तो सेक्सुअल हो रहा है, और एक देखो एसेक्सुअल हो रहा है। ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हमारी अर्थ पर मौजूद है, महान ऑर्गेनिज्म इन्हें कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे किसके बारे में बात करूंगा मैं? रीजनरेशन के बाद मेरे पास में आता है बडिंग। क्या आता है? बडिंग। इसके एग्जाम्पल से लिखूंगा। बडिंग का एग्जाम्पल मेरे पास में है हाइड्रा। कौन है? हाइड्रा। सर हाइड्रा के अंदर दोनों प्रॉपर्टीज है क्या? हाँ, हाइड्रा के अंदर बडिंग भी होती है और हाइड्रा के अंदर रीजनरेशन भी होता है। आप काट दो हाइड्रा को तो रीजनरेट कर जाएगा, अगर नहीं काटोगे तो बडिंग करके रिप्रोडक्शन कर लेगा। बडिंग करके क्या कर लेगा? रिप्रोड्यूस कर लेगा। क्या कर लेगा? रिप्रोड्यूस कर लेगा। बडिंग का मतलब आपने बताया, आपको बताया मैंने कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर बॉडी से एक नया पार्ट निकल आता है और वो नए ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। आप सभी जानते हैं सब चीजें। इसके बाद में आ जाता है मेरे पास में वेजिटेटिव। थोड़ा स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है मेरे से। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है? मतलब कायिक प्रवर्धन होता है। ये क्या होता है? कायिक प्रवर्धन। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि जब किसी प्लांट का कोई भाग मतलब कौन सा भाग, या तो इसके अंदर है, मैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर बात करता हूं मेनली, तो मैं बात करता हूं स्टेम की, लीफ की बात करता हूं, एंड रूट की बात करता हूं। इसके अंदर से इसका कोई भी पार्ट एक नया प्लांट बना सकता है, तो इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये वेजिटेटिव पार्ट होते हैं इसके। कौन से पार्ट होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। अगर कोई भी वेजिटेटिव पार्ट इसका एक नया प्लांट बना सकता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टू टाइप का हो सकता है, एक एनवायरमेंटल भी हो सकता है, एक आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप का। एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है
एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। नेचुरल होता है आर्टिफिशियल जो पाया जाता है, उसका एग्जाम्पल मेरे पास में है। आर्टिफिशियल जो पाया जाता है उसका एग्जाम्पल क्या पता है मेरे को? आपको पता है कि मेरे को पता है? आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल है रोज एंड मैं कह सकता हूं कि शुगर केन, गन्ना, इतना समझते होंगे आप। और नेचुरल का ब्रायोफिलम का जो डायग्राम आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, तो नेचुरल का एग्जाम्पल है। मतलब आर्टिफिशियल हम खुद से करते हैं रोज का और शुगर केन का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, लेकिन आर्टिफिशियल नेचुरल में क्या होता है कि एनवायरमेंटल होता है, आप ना भी करोगे तो भी हो जाएगा, ये होता है नेचुरल। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल 2 टाइप का होता है। आर्टिफिशियल कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होते हैं। कौन कौन से टाइप का होते हैं देखिएगा इधर। वन होता है मेरे पास में कटिंग, दूसरा होता है मेरे पास में ग्राफ्टिंग। कौन सा होता है? ग्राफ्टिंग। कटिंग की अगर बात करता हूं मैं, तो कटिंग के अंदर आता है रोज शुगर केन। ठीक है, और एग्जांपल अगर बात करता हूं मैं ग्राफ्टिंग के अंदर, तो मैं कहूंगा इसके अंदर ग्राफ्टिंग के अंदर आता है एप्पल। इसका मतलब भी बताऊंगा आपको ग्राफ्टिंग होता क्या है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ आपको, ग्राफ्टिंग का होता है मतलब एप्पल होता है, कटिंग होता है रोज और शुगर केन। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कटिंग का मतलब क्या होता है। अगर हम किसी प्लांट के पार्ट को, अब क्या करते हैं, गन्ने को काट के तो बोते हैं ना, तो कटिंग हो गया। और ग्राफ्टिंग मतलब जब क्या करते हैं, हम 2 प्लांट लेते हैं, किसी की प्रजाति सही है, मतलब ये हुआ कि किसी प्लांट के अंदर अच्छे फल आते हैं लेकिन उसकी रूट कमजोर है। अच्छे फल आते हैं, रूट कमजोर है, मतलब क्या हुआ, मतलब अगर रूट कमजोर है तो ऐसे प्लांट की रूट के अंदर उस प्लांट की टहनी लगा दी जाए, उसका ग्राफ्टिंग कर दी जाए, वहां से वो टहनी ले लेते हैं और दूसरे प्लांट की रूट जहां पर उसकी मजबूत रूट है उस प्लांट में लगा दी जाए, तो उसके अंदर मजबूत रूट भी आ जाएगी और अच्छे फल भी आ जाएंगे, क्योंकि टहनी कहां से आई थी, वहां से आएगी, दोनों को बांध दिया जाता है और उसको कहते हैं ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे एक टॉपिक और है जिसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। इसके बाद में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।